नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। तो यहाँ दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए यूपी पीसीएस और आरओ की यहाँ पर वो क्लास लेके आई गई है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए प्री एग्जाम को क्वालिफाई करने को लेकर के। और साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रश्न आपको पढ़ाए जाते हैं उसमें इतना डिटेल बताया जाता है कि भैया आगे जब आप चल के मेंस की तैयारी करोगे ना, तो ये जो डिटेल्स यहाँ बताए जाते हैं इसी को आपको लिखना होगा। तो इतनी जानकारी आज अगर होगी तभी मेंस निकल पाएगा, क्योंकि प्री और मेंस के बीच में 3 महीने ज्यादा समय होता नहीं है। तो 3 महीने में कोई तुम चांद तोड़ के नहीं ले आ पाओगे। आज से मेहनत करोगे तो यही तुम्हें मेंस में फायदा देगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसा पढ़ो जो आज पढ़ो और कल भी काम आए। ठीक है, तो चलिए भी आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आज के प्रश्नों खजाने में। साथ ही साथ आप लोगों ने मैं अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे। मैंने आप लोगों से बताया कि 70वीं बीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जो एक क्लास देख रहे हैं ये तो है ही, साथ ही साथ बिहार स्पेशल यहाँ पर जीके की भी क्लास चलाई जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर सब्जेक्टिव वाइज क्लासेस भी चलाई जा रही है, जैसे आप पॉलिटिक क्लास देख रहे हैं यहाँ पर चलाई जा रही है जिसकी प्लेलिस्ट है। साथ ही साथ हर संडे स्पेशल करंट अफेयर्स क्लास लाई जाती है जहां पर आपके बीते महीने के चुनिंदा प्रश्नों को जहां से आयोग प्रश्न पूछ सकता है उसको कराया जाता है। जी भैया, आप खुद देखिए, बजट को, इकोनॉमिक सर्वे को, हर पहलू जो आपके एग्जाम्स में प्रश्न बन सकता है, जहां से आपके क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी टॉपिक्स को यहां पर कवर किया जाता है। तो आप एक चैनल पर आइए जहां आपको सारी चीजें मिलेंगी, विधिवत मिलेंगी, विस्तृत मिलेंगी और संपूर्ण मिलेंगी। इस चीज की तो मैं गारंटी ले सकता हूं। ठीक है, तो चलिए भैया इसी साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आज के पहले के प्रश्न कह रहा है। चलिए भैया, यहां पर कौन सा सही आपको जवाब देना है बताइए। यहां पर आपके सामने ऑप्शन है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो भैया जितने लोगों ने यहां पर इसका क्या जवाब दिया है, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने यहां पर इस प्रश्न का, प्रश्न आपको पढ़ना है, जवाब देखो, जवाब आपको देना, फिर मैं इसका डिटेल में बताऊंगा। तो जितने लोगों ने क्या सी ए और दो दोनों जवाब दिया वो सही। देखिए भैया, मैं प्रश्न यहां नहीं पढ़ता हूं क्योंकि प्रश्न आपको पढ़ना, आपको समझना है। क्यों? क्योंकि ये जब आप पढ़ोगे, जब समझोगे तभी तो भैया आपके काम में आएगा। क्योंकि पेपर में तो आप ही सॉल्व करोगे, मैं तो वहां नहीं हूंगा ना। अब तुम लोग पढ़ लिए, जवाब दे दिए, क्या गलत हुआ अब मैं बताऊंगा कि क्या गलती की हो। चलो, पहला कथन क्या कर रहा है, अगर सी जवाब दिए तो बिल्कुल सही। देखो क्या होता है, जो आपका दक्षिणी गोलार्ध होता है, यानी कि आपको पता है साउथ, वहां पर जो आपका दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं और उत्तरी गोलार्ध में क्या, जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं होती है, वो उत्तर भूमध्य रेखा के पास एक दूसरे से क्या होती है, यहां पर आ करके दोनों आपस में मिलती है। ये तो इतना जानते हो, जो व्यापारिक हवाएं होती हैं, इन हवाओं के मिलन स्थल को क्या आईटीसीजेड कहते हैं। आईटीसीजेड एरिया होता है, ठीक है, जहां पर ये दोनों मिलती हैं। ये आपको पता हो कहां, भूमध्य रेखा के 0 से 5 डिग्री के बीच में ये जो है होता है। ठीक है, और जुलाई के, जब आपका जुलाई का महीना आता है, यानी कि जब धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बढ़ने लगती है, तो ये आईटीसीजेड क्या ऊपर बढ़ जाता है। जो पहले 5 डिग्री तक होता है वो बढ़ करके 20 से 25 डिग्री के बीच तक पहुंच जाता है। कितने? 20 से 25 डिग्री के बीच तक पहुंच जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, ये भारत गंगा के मैदान तक पहुंच जाता है। और इसी समय फिर आपका दक्षिणी मानसून, जो दक्षिण पश्चिमी मानसून, जो अरब की खाड़ी और लाल सागर से होकर के आता है। ठीक है, और क्या करता है, यही आपके क्या भारी वर्षा कराता है आपके भारत में। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों ने दोनों कथनों को अगर सही जवाब दिया है तो समझ गए किस प्रकार से ये काम करता है। ठीक है, चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ गए। चलो, निम्नलिखित में से किस फसल को नाइट्रोजन युक्त उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती, मतलब उसे जो है नाइट्रोजन के लिए अलग से नाइट्रोजन या विशेष कुछ नाइट्रोजन टाइप का देने की जरूरत नहीं पड़ती, बताइए। तो भैया जो फलीदार पौधे होते हैं, जो फलीदार पौधे होते हैं, उनके जो जड़ होते हैं उनमें ऑलरेडी क्या नाइट्रोजनीकरण होता है, तो इसलिए इन लोगों को नहीं दिया जाता। तो इसमें से कौन से भैया फलीदार है, तो बीन से भैया। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, बीन से, इसलिए मैंने आपको बता दिया। दरअसल जो फलीदार होते हैं उनमें क्या होता है, राइजोबियम नामक नाइट्रोजन युक्त जीवाणु उपस्थित होता है, तो इनमें नाइट्रोजन कमी वैसे भी नहीं होती। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक नहीं है जो हवा की दिशा को प्रभावित करता है।
है। चलिए देखिए, ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन देखिए, आपके आयोग क्या पूछता है, भूगोल हो गया, कोई भी सब्जेक्ट्स का बेसिक पूछता है, आपसे पीएचडी नहीं मांगता है। एक चीज जान के चले, जो लोग यहाँ पीएचडी लेवल की पढ़ाई करते हैं कि ये बुक पढ़ ले, वो बुक पढ़ ले, 4 किताब पढ़ ले, बिल्कुल गलत तैयारी कर रहे हो। तुम बस कुछ ना करो, डेली प्रैक्टिस पेपर करते रहो, ठीक है। देखो तुम्हें आरओ और यूपीपीएससी की तैयारी करने के लिए करना क्या है, डेली यहाँ पर प्रैक्टिस क्लास करते रहो, साथ ही साथ जो घटनाचर पूर्वालोकन है उसे जो है तुम पढ़ते रहो, ठीक है। और कुछ जो है हो सके तो जो है कुछ आप लोग जीके जो क्या नाम है आपके अरिहन टाइप की जो जीके जीएस की आती है, कुछ उससे, पूरा नहीं, थोड़ा मोड़ा जो उसमें सारणी बना के दिया रहता है उसको देख लो, ठीक है। इनफ, आपको सब्जेक्ट तैयार है, और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स को आप लोग देखा करो, दैट्स इनफ, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। आप कभी भी पेपर उठा के देख लो, इतना ही पूछता है। तो भैया जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, चुंबकत्व, जी भैया इसका कोई भी रोल नहीं होता। आपको पता है कोरोलियसिस फोर्स जो है काम करता है, साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो है घर्षण काम करता है, दाब प्रवणता काम करती है, 3 चीज जो है होता है जो उसकी क्या दिशा को चेंज करने में करता है। लेकिन चुंबकत्व कोई काम नहीं करता, बल्कि चुंबकत्व क्या करता है, ये चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से उत्पन्न होता है जो वस्तुओं को आकर्षित या विकर्षित करता है, ये हवा को लेकर के कुछ नहीं करता, ठीक है। चलो, आपको पता है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उससे ही कोरोलियसिस फोर्स जनरेट होता है, तो ये भी जो है क्या करता है, चीजों को मतलब क्या दिशा को बदलने में कारक होता है। किस मुद्दे पर राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है, कौन भैया, एक राज्यपाल। सही उत्तर देना है, 4 ऑप्शन आपके सामने, जवाब दीजिए क्या होता है। प्रश्न को आपको पढ़ना है, विधिवत पढ़ना है और जवाब देना, बताइए क्या होगा। तो भैया जितने लोगों ने, बहुत ही आसान प्रश्न था, 3 और 4। देखिए भैया आप समझिए, राज्य विधानसभा का विघटन, जब भी राज्य विधानसभा का विघटन होता है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ठीक है। या फिर आपके जब संवैधानिक तंत्र के विफल होता है तब भी आपका क्या, राष्ट्रपति शासन। देखो विघटन में राष्ट्रपति शासन नहीं लगता है, 1 मिनट समझिएगा। अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए जैसे संवैधानिक तंत्र के विफल, ये भी एक तरीका होता है कि मतलब वहां पर चुनी हुई सरकार थी, उसने अपना बहुमत खो दिया है, और चुनाव में जाने से पहले राष्ट्रपति शासन लगाया जाए कि ना लगाया जाए, तो इसके बारे में वो राज्यपाल क्या करता है, राष्ट्रपति सिफारिश लेता है। तो एक हिसाब से, लेकिन विघटन जब हो जाता है तो उसके बाद चुनाव कराने की स्थिति है कि नहीं है, क्या चीजें होगी, तो उस पर भी वो राज्यपाल राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 356 के अंतर्गत जो आपको क्या है, राष्ट्रपति शासन की बात की गई है, जहां पर राज्यपाल प्रमुख हो जाता है राज्य का, तो वो राष्ट्रपति की सिफारिश से ही लगाया जाता है, ठीक है। बाकी पहला और दूसरा यहां पर सत्य नहीं है, क्लियर। मैंने इसके संबंध में आपको बता दिया कि विघटन में और किन परिस्थितियों में हो सकता है, ओके। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में उद्घाटन किए गए देश के पहले सौर शहर का क्या नाम है, चलिए बताइए, करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है भैया, जवाब दीजिए क्या नाम है, बताइए। देखिए भैया इससे ये कहा गया कि इससे आपके जो है ये स्थापित होने से 2 लाख वयस्क पेड़, जी भैया ये जो आपका लगाया जा रहा है, मतलब 2 लाख वयस्क पेड़ बराबर ये जो है क्या करेगा, सोलर एनर्जी प्लांट लगाने से ये 2 लाख वयस्क प्लांट जितना एनर्जी का उत्सर्जन को कम करने की क्षमता रखेगा। और ये आपके सांची, जी भैया सांची सोलर सिटी के नाम से ये जाना जाएगा, किसके, सांची सोलर सिटी के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। चलो भैया, और ये देश का पहला सोलर सिटी है, सोलर सिटी है, ध्यान देना, सौर शहर है, इसलिए आपको बता रहा हूं। मतलब वहां पर अब इसके आसपास सारी चीजें, मतलब बिजली के लिए अब सोलर का ही प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अरोरा बोरेलिसिस क्या है, अरोरा बोरेलिस के लिए वायुमंडल की कौन सी परत उत्तरदायी है, बताइए कौन सी परत यहां पर उत्तरदायी है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। क्षोभ मंडल, ताप मंडल, आयन मंडल, बहिमंडल, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए औरोरा क्या होता है, आमतौर पर उत्तरी रोशनी या दक्षिणी रोशनी के रूप में जाना जाता है। जो आपका अरोरा होता है इसे उत्तरी रोशनी या दक्षिणी रोशनी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और क्या होता है, ये पृथ्वी के आकाश में प्राकृतिक प्रकाश प्रदर्शन है जो मुख्य रूप से उच्च अक्षांश, क्या नाम है, उच्च यानी कि
उच्च अक्षांश यानी क्या पोलर साइड एरिया हम चले जाएंगे तो वहां पर क्या होता है, देखा जाता है। तो अब इससे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भैया, ये आपके देखो तापमंडल में ये कौन सी परत उत्तरदायी, तो ये भैया तापमंडल में ऑरोरा क्या है, ऑरोरा मैंने बता दिया दक्षिणी और उत्तरी में जो आपके उच्च अक्षांशों पर स्थित होता है, जो रोशनी के रूप में जाना जाता है। क्लियर, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, यहां पर प्रश्न पूछ रहा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चार दिया है, बताइए चारों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, एक है जो गलत है बाकी तीन सही है। आंग्ल मराठा, आंग्ल मैसूर, आंग्ल मैसूर, आंग्ल मराठा। चलो भैया, तो आपको पता है ना कि तीन आंग्ल मराठा युद्ध नहीं, चार आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे और चार आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध आपका कब हुआ था, 1767 से 1769 के बीच में। उसके बाद आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर 1780 से 1784 के बीच में हुआ था। कौन सा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ 1790 1794 दे दिया है, तो यही आपका जो है गलत है, ठीक है। ये 1780 से 1784 के बीच में हुआ था, ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था भैया, 1775 1782। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, 1800, देखो द्वितीय वाला कब हुआ था, 1803 से 1805, ठीक है। तृतीय आपको दिया है 1817 से 1818, ठीक है। ओके, और चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था भैया, 1800 कुछ में हुआ था, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ओह, अगला प्रश्न यहाँ पर विचार करें कौन सा कथन सही है। चलो कौन सा कथन सही है यहाँ पर आप लोग को बताना है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ए, बी, बताइए यहाँ पर कौन सा कथन सही है, जवाब दीजिए। एंथोफोबिया फलों का डर है, हाइड्रोफोबिया प्रोटोजोन के कारण होता है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। दरअसल एक फोबिया है, ये दोनों एक फोबिया है, आप नाम समझिए, एक फोबिया है। फोबिया क्या होता है, आपको किसी चीज से डर लगने लगता है। तो जो जिन लोगों को एंथोफोबिया होता है ना, उन्हें जो है फूलों से डर लगता है भैया, फूलों से। तो यानी कथन एक सही नहीं है। अब दूसरा कथन क्या, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है भैया, इसमें पानी का डर होता है, जो एक वायरस के कारण होता है, और यह रेबीज का पुराना नाम है, और यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिया देखो पानी के डर को कहते हैं, पानी के डर को, और ये प्रोटोजोन के कारण होता है, तो ये बात सही है। तो यहाँ पर केवल दो होगा। दरअसल मैंने अभी बताया ना कि ये जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, एक वायरस के कारण होता है जो हाइड्रोफोबिया होता है, और एंथोफोबिया आपको फूलों को डर को कहते हैं, ठीक है। समझ गए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत लोग ऊंचाई से डरते हैं, ऊंचाई से डर को मुझे नहीं पता, मुझे याद था, मैं भी भूल रहा हूँ। ऐसे तमाम तरीके से लोगों के अंदर थोड़ा एक डर होता है। चलिए, सूची एक है, सूची दो है, मिलान करिए, बताइए कौन सा इससे सही। दोआब, दोआब मतलब क्या है, जहां दो नदियों के बीच मिलन हो, ठीक है। के बीच, यहाँ पर के बीच लिखना भूल गया, के बीच, ठीक है। तो बताओ भैया कौन सा यहाँ पर इसका सही सुमेलित होगा, ABCD में से मिलाओ। ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा, डी का क्या होगा, बताओ। चलो भैया, तो यहां पर जितने लोगों ने तीन, दो, एक, चार जवाब दिया, यानी क्या, तीन, दो, एक, चार जवाब दिया है, वो सही कर ले, ठीक है। देखो भैया बहुत ही आसान सा था, बिस्त बारी रचना चाज। तो ये जितने दो आपके यहाँ पर इसका नाम दिए हैं वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर देखिए कथन चार है, आपको बताना है कि भारत में प्रति व्यक्ति खेती योग्य भूमि में कमी के निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं। बताओ इन चारों में से क्या क्या चीजें हैं जो जिम्मेदार हैं, जिससे भारत में प्रति व्यक्ति जो खेती योग्य भूमि है कम है। आपको पता है बहुत ज्यादा भूमि नहीं है, बताइए कौन कौन से यहाँ पर जिम्मेदार हैं, चारों में से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा।
तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, केवल 2 और 3, जितनों ने क्या केवल 2 और 3 जवाब दिया उससे के लिए जनसंख्या वृद्धि की तीव्र दर और भूमि को उत्तराधिकारियों में समान रूप से बांटने की प्रथा जो है, ये बहुत बड़ा कारण है किस चीज के लिए कि यहां पर प्रति व्यक्ति खेती योग्य भूमि में जो है आपके कमी देखी जा रही है। ठीक है, समझ गए। चले भैया, बहुत ही आसान सा प्रश्न था, इसे बिल्कुल गलत नहीं करना था। अगले प्रश्न का जवाब दीजिए, बताइए क्या होगा। ठीक है, अगले प्रश्न का जवाब दीजिए, बताइए क्या होगा। हेलो, चुप रहो। कौन सा उपकरण किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कौन सा उपकरण है भैया जो तय की गई दूरी को मापता है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो भैया जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है वो ओडोमीटर होता है। ओडोमीटर क्या करता है? दूरी को मापता है। स्पीडोमीटर जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में मापता है, वो मतलब आपकी चाल को मापता है। किलोमीटर प्रति घंटा क्या चाल हो गई, ओडोमीटर क्या आपके डिस्टेंस को मापता है। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ओके, और ये क्या करता है, जो एक्सेलरोमीटर होता है ये क्या करता है, गतिमान या कंपन करने वाले पिंड के त्वरण को मापता है। जो आपका एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन के लिए आप क्या एक्सेलरोमीटर का प्रयोग करते हैं, और वहीं आपका अल्टीमीटर क्या है, ऊंचाई को निर्धारित करने के लिए होता है, जो विशेष रूप से एक विमान में बैरोमीटर या रडार उपकरण होता है। ठीक है, ये रडार उपकरण की तरह काम करता है। ओके, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के वृद्धिशील नगद आरक्षित अनुपात, ठीक है, की आवश्यकता को धीरे धीरे कम करने का प्राथमिक कारण क्या है? सीआरआर के बारे में मैंने आप लोग को बताया था ना कि सीआरआर एसएलआर जो है आरबीआई यूज करता है। इन दोनों का प्रयोग वो बैंकों को जो है सुरक्षित करने, कैश फ्लो को निश्चित करने और इन्फ्लेशन को भी बहुत हद तक मैनेज करने के लिए किया जाता है। तो ये जो है दो चीजें बहुत बड़ा हेल्पफुल होती हैं। तो ये जो है आईसीसीआरआर जो है ये वृद्धिगत मतलब क्या कहते हैं इन्फ्लेटेड वे का था। तो यहाँ पर जो है इसको कम करने का प्राथमिक कारण क्या था भैया? ध्यान से पढ़ो, बहुत ही जो है आ, आसान सा भी मैंने इतना चीज बता दिया तो आप लोग समझ सकते हैं। अतिरिक्त तरलता को मुद्रास्फीति में योगदान करने से रोकने के लिए, अभी मैंने बताया भैया कि इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, कैश फ्लो को रोकने के लिए, बैंकों को मजबूत बनाने के लिए दोनों चीजों का प्रयोग होता है। तो ये मैंने अभी आपको इतना आसानी से बताया कि यहाँ मुद्रास्फीति भी आ गई और तरलता भी आ गई, यानी कि दोनों का समन्वय आपको इसी में मिल गया। अगर आप मेरी बात को समझे होते तो जवाब आपके सामने था कि नहीं? तो वही कहता हूं भैया, प्रश्न जब मैं कुछ बता रहा हूं तो उसको ध्यान से सुनो और ध्यान से पढ़ो। एक एक चीजें यहां पर कहता हूं ना, डिटेल में बताता हूं, और मेंस में आंसर राइटिंग में आएगा ना तो यही सब पॉइंट्स तुम्हें फायदा देंगे। ठीक है, क्योंकि कोई पूरी बुक लिखकर नहीं आता। मेंस आंसर राइटिंग में पता है क्या होता है, तुम्हें चीजें पता होती है, उसको अपने हिसाब से ढाल करके तुम लिखते हो। तो उसके लिए जरूरी है कि अभी से पता हो। मेन रिक्वायरमेंट क्या है, पता है। चलिए भैया, सरकारीय आयोग बना था, ये आपको पता है, जो राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में था। तो उसने क्या क्या जो है सिफारिशें दी थी, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। बताइए, यहाँ पर दो कथन है, बताइए दोनों कथन में से कौन सा सही विकल्प आपको चुनना है। बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। तो भैया जितने लोगों ने केवल एक जवाब दिया है वो सही गलत नहीं भैया। उसका कार्यकाल निश्चित होना चाहिए, आनंद का सिद्धांत समाप्त होना चाहिए, संविधान से हटा दिया जाना चाहिए, ऐसा कोई नहीं किया था। उन्होंने ये कहा था कि राज्यपाल के कार्यकाल की गारंटी होनी चाहिए। जी भैया, कार्यकाल निश्चित होना चाहिए, उन्होंने ये बात कहा था। लेकिन संविधान से हटा दिया जाना चाहिए ये उन्होंने नहीं कहा था। उन्होंने ये कहा था कि राज्यपाल की जो नियुक्ति हो और राज्य के मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, इन सभी की सिफारिश से की जानी चाहिए। और पहला कथन बिल्कुल सही, उन्होंने कहा था कि जो भी व्यक्ति राज्यपाल बने वो राज्य से बाहर का हो, और खास करके अगर वो किसी भी सत्ता दल का ना हो। जैसे बहुत पहले क्या होता था कि केंद्र और राज्य में एक सरकारें होती थी, अभी भी बहुत जगहों पर चल रहा है।
तो उस सत्ता से ना हो। अगर केंद्र में जो सत्ता है, राज्य में सत्ता है, उन दोनों सत्ता दलों से उसका संबंध ना हो, मतलब उस जिस सत्ता का वहां पर प्रभाव चल रहा उस सत्ता के प्रभाव से मुक्त हो। तो ये जो है सरकारीय आयोग ने अपनी बातों में कहा था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गंगा बेसिन पर वर्षा वितरण पैटर्न कहां से घटता है? घटने की बात कह रहा है, चलो बताओ। गंगा बेसिन पर, तो गंगा बेसिन आपको पता है कहां से कहां तक है, बताइए। चलो बताओ भैया। घटता है। तो भैया जितने लोगों ने क्या पश्चिम से पूरब और उत्तर से दक्षिण जवाब दिया है, क्या पश्चिम से पूरब, मतलब जब आप पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो घटता है, उत्तर से दक्षिण की तरफ आते हैं तो घटता है। तो ये एरिया की बात वो कर रहा है जहां पर आपका घटाव देखने को मिलता है। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर क्या होता है, उसका जो बेसिन जो जहां पर उसके पूरे जल का वितरण होता है वो क्या होता है, वो एरिया संकुचित होता चला जाता है। ठीक है, चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर बताइए, नदियों द्वारा अपने प्रवाह के दौरान बनने वाली, देखो प्रवाह के दौरान बनने वाली निम्नलिखित विशेषताओं को अप स्ट्रीम से शुरू करके व्यवस्थित करें। अप स्ट्रीम माने क्या, जहां से उसका जल निकलना शुरू होता है वहां से लेकर के अंतिम में उसके क्या समुद्र में मिलने तक के बीच में कौन कौन सी स्थितियां आती हैं, इन चारों में से बताओ, उसको सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। चलिए बताइए भैया इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, 2 1 4 3। झरना कब बनता है? आप देखो, जब भी ग्लेशियर से पानी निकलता है तो झरने के रूप में वो जो है क्या होता है, नीचे आता है। जब बहाव तेज होता है तो वही पत्थरों को काट काट के अनेक तरह की भूमि बनती है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये झरना से निकलने के बाद ये जब आपके स्थल पे आता है तो बहता रहता है, बहता रहता है, धीरे धीरे ये मेंडर्स का निर्माण करते हैं जो घुमावदार ऐसे होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जब ज्यादा बहाव होता है तो अपने साइड की मिट्टी को यहाँ को ये काटते रहते हैं। इससे जो आप देखते हैं कई सालों बाद जो नदी यहाँ से बह रही थी वो कुछ सालों बाद यहाँ से या यहाँ से बहने लग जाती है, जिस तरफ कटान ज्यादा हो वो नदी अपना स्थान भी बदल देती है कटाव की वजह से। फिर उसके बाद आपके डेल्टा का निर्माण होता है, और डेल्टा का निर्माण होने के बाद आपके गोखुर झील होता है, जो डेल्टा के पास ही एक बहुत बड़ा क्या होता है, एक एरिया बन जाता है जहां पर जो है क्या है, उसके साइड साइड में ऐसे सैंड बार हो जाते हैं और बीच में वो झील नुमा निर्मित हो जाता है। ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है जवाब दीजिए। मैं इस बेसिस पे इस प्रश्न को पढ़ाता हूं कि आपने कहीं ना कहीं एक बार तो पढ़ा हुआ है, आप इस टर्म से कहीं ना कहीं परिचित हैं। आपको इस प्रश्न को करने में आप कहीं थोड़ी मोड़ी गलतियां कर देते हैं, या आप कहीं ना कहीं कुछ चीजों को बेसिक गलतियां कर देते हैं, तो उनके लिए मैं इसको यहां पर बताता हूं। अगर आपको बेसिक सी चीजें नहीं पता है तो भैया माफ करिएगा, उसके लिए आप सब्जेक्ट क्लास से देखिए, जैसे पॉलिटी की सब्जेक्टिव क्लास चला रहा हूं तो उसको देखिए। क्योंकि यहां पर अगर मैं एक एक पॉइंट को एक एक चीज को बताऊंगा तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं सुबह आओ, प्रैक्टिस क्लास करो, अपना देख लो क्या कितना पढ़ रहे हैं, कितनी अच्छी तैयारी चल रही है, फिर जाओ अपनी तैयारी चालू कर दो। ठीक है, दिन भर के। और बाकी सब्जेक्टिव क्लास जो लाऊं उससे अपना पढ़ते रहो, जो भी तुम्हें ऊपर नीचे दिक्कत हो रही है तैयारी करने में, कोई सब्जेक्ट खोले नहीं समझ में आया सब्जेक्टिव वाइज क्लास देखो, अपनी तैयारी को और मजबूत करो। बहुत ईजी तरीके से पढ़ाता हूं भैया, ऐसे पढ़ाता हूं कि तुम भी खुश, मैं भी खुश, मैं तो खैर खुश हूं ही। तो बताओ भैया कौन सा कथन सही है, कथन एक और कथन दो, बताइए यहां पर क्या होगा। उत्तल अवतल दर्पण का उपयोग, चलो भैया प्रश्न आपको पढ़ना, मैं पढ़ूंगा बहुत टाइम और फिर एनर्जी दोनों लॉस होता है, क्योंकि भैया मैं पढ़ूंगा टाइम चला जाता है ना, इसे आप पढ़ लो उतनी देर में आप जवाब दे दो। बहुत आसान था यार, यहाँ पर भैया आपका उत्तल दर्पण होगा। इतना बेसिक्स अगर आपको नहीं पता तो आप क्या करोगे। सीधे दिख रहा है भैया, यहाँ अवतल दर्पण नहीं, अवतल का होता है जो कई चीजों को समेट देता है, अवतल होता है। ये भैया छोटे को बड़ा कर देता है, तो जो है यहाँ पर ये होगा। चलो इसमें क्या बताऊं यार, इतना आसान सा प्रश्न, इसमें क्या ही बताऊं। कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स अंग्रेजी में कहते हैं, बताओ। बहुत देखो, ये भी कितना आसान सा प्रश्न है, कितना आसान सा प्रश्न है।
ऐसे ही प्रश्न आते भैया। देखो आयोग ऐसा नहीं है कि 150 प्रश्न जो कराता है, 140 प्रश्न जो कराता है पूरा एकदम ऐसा लेकर, नहीं भैया, इसके लगभग लगभग आपको पता है 98 प्रश्न अगर आप यूपी पीसीएस में कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है भैया। जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ, जनरल कैटेगरी वाले 98 क्वेश्चन सही कर लो, 98 में से 150 में से मतलब तुम्हें 42 क्वेश्चन की छूट है। मतलब तुम 50 क्वेश्चन ना भी करके आओ, 100 क्वेश्चन सही सही करके आ जाओ, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया प्री में। ये जो पिछले 3-4 साल का ट्रेंड उस पर बता रहा हूं। तो वही कह रहा हूं ना, आराम से पढ़ो, चिल होके पढ़ो, चीजों को समझो, जितना देर आओ समझने की कोशिश करो, समझ के जाओ आराम से यार। 100 प्रश्न कर लो, तुम्हारा सिलेक्शन है, हो जाता है। तो भैया बताओ जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है आपका, एंथ्रेसाइड। जी भैया एंथ्रेसाइड जितने लोगों ने जवाब दिया वो सही कर ले। इसमें 86 से 87% तक आपका क्या होता है, 86 से 87% आपका कार्बन होता है, ठीक है। 86 से माफ करेगा 97% तक, मैंने गलत बता दिया, 87 नहीं 97% तक आपका क्या होता है, कार्बन होता है। और ये कोयले के सभी इसमें जो है तापन सबसे अधिक होता है, ठीक है, समझ गए। और उप बिटुमिनस जो है कोयला सा, इसमें जो सब बिटुमिनस है इसमें 71 से 77% के आसपास होता है, ठीक है। लिग्नाइट जो देख रहे हो इसमें 25-35% ही होता है, और बिटुमिनस भी अच्छा होता है जिसमें 86% तक होता है। तो एंथ्रासाइड, उसके बाद बिटुमिनस, फिर सब बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, ये जो है श्रेणी हो गया आपके क्या उसके तापीय क्षमता के आधार पर। रोहन बोपन्ना और हराकर 2023 यूएस ओपन में पुरुष युगल किसने जीता, मतलब इसको हराया है, तो हरा करके कौन जीता है बताइए। मेरे ख्याल से प्रश्न में कुछ मैंने ऑलरेडी बता दिया, नहीं नहीं चलो बताओ। तो भैया इसका सही जवाब है राजीव राम और जो सैलीबेरी, ठीक है, राजीव राम और जो सैलीबेरी इसका सही जवाब है। पहली बात तो ये नाम दे करके इन्होंने पूरा मैं इसके जस्ट कंफ्यूज हुआ। ए ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि यार उस कोई खुद को हरा के कैसे जीतेगा। तो ये ऑप्शन तो हटा दो, बी सी डी में से देखना, तो सी इसका सही जवाब है, ठीक है। इन्होंने इसे जो है यूएस डबल जीता था, ये डबल्स गेम होता है, युगल मतलब क्या, पुरुष युगल, तो मेंस डबल गेम था। चलिए बताइए, बस भैया इसके बाद आखिरी प्रश्न और क्लास खत्म हो जाएगी। बहुत ही कम समय में बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों को चुन चुन कर डिटेल के साथ पढ़ाता हूं। मैं चाहता हूं आप मेरी क्लास में आए, आपका एक एक समय मतलब क्या वो वहां खर्च हो जहां आप कुछ सीख के जाएं। मैं फालतू की ना चीजें कराता हूं, मेरे कोई भी क्लास में आप फालतू चीज देखोगे नहीं। जा रहे हो तो एक चीज जान के चलो, हर संडे को करंट अफेयर्स की क्लास चलती है भैया, जरूर से जरूर देखा करो, जो सुबह 10 से 10:30 के बीच में आपकी चलती है, ठीक है। 10 से 10:30 के बीच में आपकी करंट अफेयर्स क्लास चलती है, केवल संडे चलती है, केवल संडे। बाकी यहाँ डेली, क्योंकि इसी टाइम पे आप लोग को पता है डेली 10 बजे तो ये प्रैक्टिस क्लास चलती है। शाम को 4 बजे यहाँ पर आप लोग के लिए सब्जेक्टिव वाइज क्लास चली है। जैसे इस समय यहाँ पर कभी आपकी पॉलिटी क्लास चल रही है, तो कभी आपकी जो है बिहार स्पेशल जीके क्लास चल रही है, अल्टरनेटिव वे में, क्योंकि सब पढ़ना है, सब हमको मैनेज करना है, क्योंकि 70वीं बीपीएससी परीक्षा भी हम लोग के सामने है। तो उसको भी हम लोग देख के चलें तो अच्छी बात है, क्योंकि एक अच्छा मौका है यूपी वालों के लिए उसमें मौका देने का। और सुनने में आ रहा है कि अच्छी खासी वैकेंसी जो है इस बार बीपीएससी निकाल सकती है, क्योंकि सामने चुनाव है और बहुत अच्छा मौका भी है, ठीक है। तो बताओ भैया यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, 2 और 3, जी भैया 2 और 3 जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। देखिए जो जेपीसी आप लोग न्यूज में सुने होंगे कि विपक्ष कह रहा था भैया जेपीसी बनाओ, जैसे आपको पता है अडानी मामले में कह रहा था जेपीसी बनाओ, राफेल मामले में कह रहा था जेपीसी बनाओ। क्यों कह रहा था, जैसे जेपीसी एक जो है जो संसदीय सदस्य होते हैं उनके द्वारा एक समिति की मतलब होता है जिसका विशेष विशेष उद्देश्य के लिए जो है इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। 1 मिनट यहाँ पर आपका जो है मैं करेक्ट कर दूं, यहाँ कथन एक सही है, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। कथन एक सही है, ये कथन सही है, ठीक है, इसलिए मैंने कहा भी नहीं। जो जांच करने के लिए बनाई जाती है और इसका कार्यकाल समाप्त होने पर, इसका कार्य पूरा हो जाने पर इसे भंग कर दिया जाता है, ठीक है। ये इसलिए तीसरा और पहला कथन सही है। इसमें केवल सत्तारूढ़ दल के सदस्य होते हैं, नहीं भैया। दरअसल जब भी जेपीसी बनाई जाती है इसमें सभी पार्टियों के सदस्यों को, लोगों को जगह दी जाती है, ठीक है। तो इसीलिए जो है वहां पर कहा जाता है कि इससे चीजें निकल के बाहर आ जाती है। और जेपीसी कमेटी में इस संसदीय
संसदीय समिति के पास इतना अधिकार होता है कि वो किसी को भी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बोल सकती है। मान के चलिए वो अगर कहते कि वित्त मंत्रालय को इस संबंध में रिपोर्ट देना है तो उसे रिपोर्ट देना है। अगर वो आरबीआई से मांग ले देना है, अगर वो किसी पुलिस से मांग ले देना है, तो इसके पास इतनी शक्ति होती है। इसलिए जेपीसी बनाने से जो है वर्तमान सरकार भाग रही थी। और चीजें जो है क्या है क्या नहीं है वो एक अलग मैटर है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि यहाँ पर जेपीसी होती क्या है, इसकी शक्ति क्या होती है और क्यों जो है विपक्ष इसकी मांग करता है। ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि तुम कल को अधिकारी बनोगे, देश तुम्ही को चलाना है। ठीक है, चलिए बताइए। प्रश्न है, अम्लीय वर्षा निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता में वृद्धि के कारण होती है? मतलब क्या वो चीज है जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है तो फाइनली अम्लीय वर्षा, एसिड रेन जिसे कहते हैं, वो होती है। प्रश्न को घुमा के पूछा गया, बताइए। आपको पता है अम्लीय वर्षा एसिड रेन एक रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण होती है, जो तब शुरू होती है जब आपका क्या, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जी भैया, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड यौगिक हवा में छोड़े जाते हैं और ये वायुमंडल में बहुत ऊपर तक चला जाते हैं, जहां पर क्या पानी, ऑक्सीजन और अन्य रसायनों के साथ मिलकर प्रतिक्रिया करते हैं और अधिक अम्लीय प्रदूषक बनाते, इसे अम्लीय वर्षा के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, समझ गए? तो इसी साथ भैया इस क्लास को यहीं समाप्त करता हूं, फिर मिलूंगा कल 10 बजे इसी समय पर, और शाम को 4 बजे जो यहाँ पर स्पेशल क्लासेस चलाई जा रही हैं उसे भी देखिए। ठीक है, यहाँ पर अल्टरनेटिव आती है, और कल भैया बिहार स्पेशल मैंने आपको जो है शाम को 4 बजे क्लास कराई हुई, पहली क्लास चालू हो गई है, अब ऐसे आती रहेगी। बाकी पॉलिटी की क्लास भी आप लोग देखो चल रही है, आप लोग को देखो कुछ करना नहीं होता, इसकी मैंने पॉलिटी की मैंने प्ले बना दी है। ठीक है, पॉलिटी की प्ले बनी हुई, जब भी आपको लगे कि सर पॉलिटी क्लास कहाँ मिलेगी, जा करके मेरे चैनल में प्लेलिस्ट सेक्शन होता है, वहां जाओ देखना, तो पॉलिटी की क्लास की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, करंट अफेयर्स की बनी हुई है, आप वहां पर जाकर के उसे पढ़ सकते हैं। सारी क्लासेस जो हुई है वहां पर आप देख सकते हैं, और एक एक प्रश्न को घटना चक्र, लक्ष्मीकांत और भी अन्य प्रश्न जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मतलब इतना मैंने वहां आपको सजा कर दे दिया ना कि अगर आप मेरी वो क्लास पढ़ लो, मैं कहता हूं यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीसीएस, कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, उससे बाहर नहीं पूछ सकता। मैं कागज पे लिख के दे सकता हूं, गारंटी के साथ लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने जब प्रश्न बनाया है, जब उस क्लास को लिया है, तो मैंने उस चीज की इतनी गहन अध्ययन किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा 3-3, 4-4 राज्यों के, तब जाकर मैंने वहां एक एक प्रश्न आप सभी के लिए लेकर आया हूं। ठीक है, तो इस साथ इस क्लास को यहाँ समाप्त करता हूं, फिर मिलूंगा आप सभी से ऐसे ही मजेदार क्लास में अगले कल सुबह 10 बजे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, और शाम को 4 बजे आप लोग जरूर जरूर जुड़ा करें जो महत्वपूर्ण क्लासेज के साथ। बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड बाय, हैव अ गुड डे। लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो भैया, अब तो इतनी अच्छी लग गई, अब सब्सक्राइब कर दो। बाय।